अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और सिडनी से मैं हूं औरंगज़ेब बेग। नाजरीन, वक्तन फ़वक्तन हम आपके लिए सिडनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सीनियर मेंबरान और जिन्होंने यहाँ पे आके अपना मुस्तकबिल बनाया उन हमारी जो सीनियर्स हैं उनसे मुलाकात करवाते रहते हैं। लेकिन आज की जो हमारी शख्सियत है उनका ताल्लुक अदबी हवाले से भी है और कालम लिखते रहते हैं। बहुत सारे अखबारात में उनके जो है ना मुख्तलिफ़ इशू पे कालम छपते रहते हैं, किताबें लिखी उन्होंने बहुत ज़्यादा, और 24 साल से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं और ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिटी में उनका एक बाइज़्ज़त मुकाम है। आज हमने उनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है ताकि उनकी जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं और उनकी जो मुफीद बातें हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकें। तो आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। मेरी मुराद जनाब तारक मिर्ज़ा साहब से है। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया उर्दू पॉइंट के नाजरीन को। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया कि मैं नाज़रीन से बात कर सकूं। मेरे साहब, आपको बहुत सारे लोग तो डेफिनेटली जानते हैं एज अ कॉलमिस्ट और सीनियर मेंबर, लेकिन जो दुनिया में हमारे जो दोस्त रह रहे हैं वो भी कुछ जानना चाहते हैं। थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में कि आप पाकिस्तान से कहाँ से और कैसे यहाँ तक आए, और मतलब है थोड़ा बैकग्राउंड प्लीज़ बताइएगा। मैं औरंगज़ेब साहब पाकिस्तान में गुजर खान एक ज़रा रावलपिंडी से एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरी जो बुनियादी तालीम है वो भी वहीं से है, और उसके बाद जो आगे की जो हायर एजुकेशन है वो मैंने कराची से हासिल की है। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से एमए की है, और इसके साथ पाकिस्तान नेवी से पॉलिटेक्निकल कॉलेज से वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उसी की बेस पर मुझे जो इमिग्रेशन मिली थी 92 में, 93 के शुरू में मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था। तो इस तरह से मेरा जो पैरेलल दोनों चीज़ें जो रही हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड का भी और नॉर्मल एजुकेशन का भी, लेकिन उस दोनों से हटकर जो तीसरी सिमत है वो है साफ़ी की हैसियत से और अदबी हैसियत से। अब इस पर ज़्यादा मेरी तवज्जो होगी। तो ये कैसे शौक पैदा हो गया? एक तरफ आप नेवी में और वो उधर तरबियत हासिल कर रहे हैं, फौजी ज़हन है, दूसरी तरफ फिर आपने बैरून मुल्क आ गए, वो भी टोटल डिफरेंट चीज़ थी, तीसरी आपने लिखना शुरू कर दिया, सफ़रनामे लिखे। ये सारी चीज़ें एक अकेले बंदे के जहन में और उसको बड़े अच्छे तरीके से आप निभा रहे हैं। क्या इसमें सीक्रेट क्या है? अरे नेवी में तो मैंने एज ए सिविलियन वो जो ट्रेनिंग ली थी, वो जो वहाँ पर डिप्लोमा किया था, तो वो वहाँ पर मैं यूनिफॉर्म में वो लड़ाई लड़ने वाला मैं शामिल नहीं था, क्योंकि ये मैं कलम से काम करने वालों में से हूँ। तो कलम की जंग में तो उस तरह की तो वो नहीं उसमें किया। तो उसमें फिर मुझे जो ही वहाँ से मौका मिला तो फिर मैं वहाँ से रिज़ाइन देकर मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओमान में चला गया, 3-4 साल वहाँ रहा। और फिर उसके बाद वापस इस्लामाबाद के थ्रू से थोड़ा सा पॉलिटिक वहाँ पढ़ाया भी मैंने साल 1.5 साल, और फिर इमिग्रेशन मुझे मिली तो मैं यहाँ आ गया था। तो यहाँ आकर फिर मुख्तलिफ अपनी जो प्रोफेशन में आया, फिर बिज़नेस में आ गया, और माशाल्लाह मैंने काफ़ी कुछ जो मैं समझता हूँ कि जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जो यहाँ आने का मकसद था फैमिली के लिए और सब कुछ, वो तो काफ़ी हद तक मैंने गेन कर लिया था। फिर लिखने लिखाने का इस तरह से है कि ये तो एक नेचुरल एक चीज़ होती है, आपके अंदर एक चीज़ होती है, छुपी हुई होती है, कहीं ना कहीं बस सामने आ जाती है। तो मुझे जब मौका मिला और जब टाइम मिला तो पढ़ने का शौक़ तो मुझे शुरू से था। मैं पढ़ने का, मुताला करने का, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का वो शौक़ था। तो फिर मुझे जब मौका मिला तो मैंने खुद लिखना भी शुरू कर दिया। तो शुरू में तो कहानियाँ लिखता था मैं, डाइजेस्ट वगैरह में, मैगज़ीन में कहानियाँ लिखता था। ये कॉलेज के दौर से ही मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर सिलसिला ये बढ़ता चला गया। फिर जब ज़्यादा थोड़ा सा टाइम मिला और मैं ख़ुद भी मैच्योर हुआ तो फिर मैं प्रॉपर जो चीज़ें थी जैसे अफसाने अदबी बड़े मैगज़ीन में उसमें लिखने शुरू किए। फिर आगे बढ़ता गया सिलसिला। फिर मैंने सफ़रनामा, एक पहली जो मेरी किताब थी वो खुशबू का सफ़र के उन्वान से, ये 2008 में पब्लिश हुई थी, दोस्त पब्लिकेशन इस्लामाबाद वालों ने शाये की थी। तो वो सफ़रनामा था मेरा यूरोप का, तो उसको मैंने किताबी शक्ल में दी थी। तो वो काफ़ी मुनफरिद किस्म की किताब साबित हुई, जिसमें काफ़ी अदबी हलकों में उसमें उसको काफ़ी सराहा गया। फिर उसके बाद अगली जो किताब थी वो मेरे अफसानों का एक मजमुआ था, तलाश राह, ये 2013 में पब्लिश हुआ। और आखिरी जो किताब थी जो वो मेरा हज का सफ़रनामा था, ये 2016 में शाया हुआ था। इदारा मार्फ़े इस्लामी जो है
उन्होंने शाये किया था। तो ये किताबी शक्ल में तो 3 किताबें हैं, लेकिन उसके साथ मैं कॉलम भी लिखता रहता हूँ, जैसे आपको पता है मुख्तलिफ अखबारात में छपते रहते हैं। नवाए वक्त में आजकल इस्लामाबाद में उनके लिए लिख रहा हूँ, और यहाँ पर भी लोकल जो अखबारात होते हैं, कनाडा में मैं एक अखबार को नुमाइंदगी करता हूँ, जापान में, पाकिस्तान में एक अखबार है उसका रेगुलर नुमाइंदा भी हूँ। तो ये तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। जब गुस्सा आता है तो ज़्यादा कलम उठा के लिखना शुरू कर देता हूँ। तो ये गुस्सा जो है ना, ये इसका क्या कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात, इसका आप समझते हैं कि कोई इसका किसी की जो मतलब खास मेरी मुराद हुकूमती नुमाइंदगान और कंसर्न पर्सन हैं, उन पे कोई दस्तक देती है? उन पर हो ना हो, कम अज कम मेरा अंदर थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो आपने रिसेंटली वो कॉलम एक लिखा था जिसमें यह कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है ना वो वोट का हक दिया जाए। आपको वैसे भी बहुत सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ भी रहते हैं, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी रहते हैं, उनके हकूक के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन अभी चलो इलेक्शन आने वाले हैं तो बात करते हैं पहले उस कॉलम की। तो वो क्या आप उसमें क्या कहना चाह रहे थे? मैंने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा मुख्तसर करके नाज़रीन को भी बताइएगा। वो कॉलम जो था वो ओवरसीज जो पाकिस्तानी है, समुंदर पार पाकिस्तानी है, उनको वोट का हक जो देने की बात की गई थी। और ये मैं औरंगज़ेब साहब और उर्दू पॉइंट के कारीन के नज़र करूँगा कि बड़ा संजीदा मसला है असल में। आपको पता है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर और उनकी अहमियत है कि उनको वोट का हक दिया जाए। मिसाल के तौर पर अददी एतबार से अगर देखा जाए तो वो अभी हाल ही में बताया गया था कि 90,000 से ज़्यादा 90 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो गैर मुल्कों में रहते हैं, जो ऐसे जो रजिस्टर्ड पाकिस्तानी हैं जिनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है। तो 90 लाख इतनी छोटी तादाद तो है नहीं, बहुत बड़ी तादाद है। और आपसे मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान का सूबे के बराबर तकरीबन ये तादाद बन जाती है। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नज़रअंदाज कर देना और इलेक्शन में उनको हिस्सा ना देने का मौका ना देना, तो ये एक ज़्यादती वाली बात है। फिर इसके अलावा दूसरे जो उनके जो अहमियत है, मिसाल के तौर पर वो लोग पाकिस्तान से इंतहाई मुखलिस हैं, मुहब्बे वतन हैं, पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। और उनकी वोट इसलिए भी अहम है कि उनमें से अक्सर जो है वो पढ़े लिखे, बाशऊर और समझदार हैं, और उनको वोट देने का सलीका और तरीका भी आता है। वो किसी के दबाव में भी नहीं आते, किसी के लालच में भी नहीं आते। तो उनकी वोट को काउंट करते हुए काफ़ी उसकी एक अहमियत होगी। तो वैसे भी हर इलेक्शन में तो हर तबका के लोगों को वोट का हक देना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में कुछ इलाकों में ख्वातीन को वोट का हक नहीं दिया जाता, ये भी ज़्यादती वाली बात है। तो वोट का हक तो सबको मिलना चाहिए, हर आदमी को वोट देनी चाहिए, जब भी जाके वो इलेक्शन पूरी तरह उसको तस्लीम किया जा सकता है। अगर आधी से ज़्यादा आबादी को आप इग्नोर कर देंगे तो वो इलेक्शन तो नहीं होता, फिर तो वो एक अपनी मर्ज़ी की या सिलेक्शन ही उसको कह सकते हैं। तो ये उसमें नुक्ता नज़र था कि गैर मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं उनको पाकिस्तानी समझा जाए और उनको वोट का हक दिया जाए। बाज़ जो सियासतदान है, मुझे दुख से ये कहना पड़ता है कि वो इस वजह से ये वोट का हक नहीं देना चाहते कि उनको पता है कि ये वोट उनको नहीं मिलेंगे, तो इस वजह से ये वो रोकना चाह रहे हैं। और ये एक ज़्यादती वाली बात है। और बल्कि इस पर वो ऐसे रिमार्क्स भी दे जाते हैं जो लोगों की दिल आज़ारी का बायस भी होते हैं। जैसे हाल ही में एक सियासतदान ने बयान दिया कि ये गैर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक देना एक साजिश है। अब ये देखें, इससे ज़्यादा दुख और तकलीफ वाली बात क्या होगी कि आप 90 लाख लोगों की दिल आज़ारी का बायस बन रहे हैं। तो इस तरह की बात तो कम अज़ कम उनको नहीं करनी चाहिए और इस पूरे तबके को साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही उसमें कॉलम में लिखा गया था। मेरे साहब, आप माशाल्लाह यहाँ पे रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक लंबे अरसे से हैं। आप क्या समझते हैं, इसके अलावा हमारे क्या ऐसे मतलब जो हमारे हकूक़ हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के, या कहाँ कहाँ खामियां नज़र आ रही हैं आपको, किन को सॉल्व करने की ज़रूरत है, कहाँ जो है बेहतरी आने की ज़रूरत है जो कि नहीं है? यहाँ तो खामियाँ मतलब मैं तो पिछले 25 साल से 24 साल से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, और हम बार बार पाकिस्तान भी जाते हैं और फिर जाके देखते हैं कि वो वहाँ पर आप एयरपोर्ट से उतरते ही आपको महसूस होता है कि आपको वो उस तरीके से प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, वो इज़्ज़त नहीं दी जाती, वो मकाम नहीं दिया जाता जो एक पाकिस्तानी का हक बनता है, जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं। वहाँ से उतरते ही आपको कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। किसी भी महकमे का कोई भी बंदा आपको जो दिल चाहे आपसे सलूक कर लेता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते और कोई कहीं शिकायत की जगह नहीं होती।
एयरपोर्ट से आते हुए और वापस जाते हुए जिस तरीके से आपके साथ सलूक किया जाता है, जिस तरह से आपका सामान उठा उठा के फेंका जाता है, जिस तरह इमिग्रेशन में आपके साथ ऐसी ऐसी, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। कुछ अर्सा पहले एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वहाँ से आते हुए उसने सामान जब जमा करा दिया तो उसके बाद उसको कहा गया कि अपनी डिग्रियाँ दिखा दो इमिग्रेशन के वक्त। अब इमिग्रेशन के वक्त उसकी डिग्रियों की कहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, भाई कैसे, क्यों, उसकी क्या कहाँ ज़रूरत पड़ी आपको? तो उसने कहा वो तो सामान में चली गई हैं। तो उसको उन्होंने कहा अच्छा जितने आपके पास पैसे हैं वो सारे निकालो, और वो सारा उसकी जेब उन्होंने खाली करा ली। तो ये एक दफ़ा नहीं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे सामने होते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, हमारे साथियों के साथ होते हैं, हमारे जानने वालों के साथ होते हैं, और बहुत सारे मिसाइल हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ पर जो लोग सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जमा करके वहाँ पर कोई मकान बनाते हैं, प्लाट लेते हैं, उन पर कब्जा कर लिए जाते हैं, वहाँ पर उनकी लूट लिया जाता है, एयरपोर्ट से घर जाते हुए रास्ते में लूट लिया जाता है। अब तो लोग जब जाते हैं वो तो बताते भी नहीं कि मैं किस तरीके को आ रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें सबको पता है। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसी से छुपी हुई हो, लेकिन किसी की भी नीयत नहीं है इस तरफ के लोग ये मसाइल हल किए जाएं। तो आपने मसाइल की बात की, वहाँ तो मसाइल ही मसाइल हैं। मैं आपको एक और मिसाल दूंगा। अभी जैसे इस कॉलम का आपने जिक्र किया, उसके रिएक्शन में एक साहब ने जर्मनी से लिखा है कि वो पाकिस्तान में गए हैं, तो वो वहाँ पर सिम कार्ड लेना चाहते थे अपने मोबाइल के लिए, तो उनको इसलिए सिम कार्ड नहीं दिया गया कि उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं था, उनको इनकार कर दिया गया। वो 2 महीने तक वहाँ रहे और बगैर मोबाइल फ़ोन के रहे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो उनका उस मसले का कोई ना कोई हल तो हो सकता था ना, कोई और तरीका, या कोई ऐसा इदारा हो, कोई वहाँ प्लेटफॉर्म हो जिस पर जाकर आप शिकायत कर सकें। कोई मतलब कोई ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसके पास आप जा सकें, आज जिसके पास जाएंगे उल्टा आपकी और जेब खाली कराने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मसाइल तो बहुत सारे हैं, बस उसका कोई हल दूर दूर तक नजर नहीं आता। खामी कहाँ पे है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारी हुकूमतें हैं, हमारा निज़ाम है। ये जैसे मैंने अभी जिक्र किया है कि इसका मतलब ये जो मसाइल हैं इसका किसी से ढके छुपे नहीं है, सबको इनके बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन इनको जानबूझ के दानिस्ता जो है ना वो दुरुस्त नहीं किया जाता। जैसे मैंने इलेक्शन का जिक्र किया है कि वो वोट का हक इसलिए नहीं दिया जाता है कि उनको पता है कि ये जो वोटर हैं इनको आप हाँक कर भेड़ बकरियों की तरह ज़बरदस्ती वोट नहीं दिला सकते। ओवरसीज़ के जो लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपनी मर्जी से वोट देंगे, तो ऐसे लोगों को नहीं देंगे कि जो मुल्क के लिए ज़रर सा हैं, जो करप्ट बरादरी बेस पे भी नहीं दे सकते, तो वो जानबूझ के हमें वोट का हक नहीं देना चाहते। तो इसी तरीके से जो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी अपने मकसद के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब एयरपोर्ट पर फ़र्ज़ किया, मैंने बात की है कि वहाँ पर वो अगर करप्शन होती है या पैसे लिए जाते हैं तो वो खाली उसी के बंदे के पास तो नहीं रहते ना जो लेता है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक जाते होंगे। तो जो लोग जिनकी जेबें गर्म हो रही हों वो निज़ाम क्यों दुरुस्त करेंगे? तो ये इसका सिलसिला जो है ना वो दूर तक फैला हुआ है। ये सारी हमारी हुकूमतें इसमें इन्वॉल्व हैं। अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं किसी ने भी सिंसियरली इन मसलों को टैकल करने की कोशिश नहीं की, और ये मसले बढ़ते से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो ये है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाने से भी एतराज़ कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो बाद की बात है। तो ये दुख वाली और तकलीफ़ वाली बात है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी हुकूमत आ जाए या कुछ और दर्द दिल रखने वाले कुछ जो लोग हैं वो इस मसले पर सोचें, वरना ये हालात दिन और भी ख़राब होते चले जाएंगे। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा तारिक मिर्ज़ा साहब की बड़ी अच्छी बात है, उसमें उन्होंने बड़ी जो यहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं उनके हवाले से बात की। तो अभी हम उनकी नशिस्त जो है ना उसको एंजॉय कर रहे थे, लेकिन टाइम जो है ना उसको भी हमने देखना है। तो इसके साथ ही ज़िशान भाई थोड़े बिजी हैं, लेकिन मैं सिडनी से आपसे इजाज़त चाहता हूँ और अल्लाह हाफिज़।